हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि चतुर्भुज जो है किसे कहा जाता है, चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ध्यान दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं कि चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं और चतुर्भुज के जो अलग अलग प्रकार है उन सभी प्रकारों की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, अलग अलग जो गुणधर्म है, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर चतुर्भुज की परिभाषा हमको देख लेना है कि चतुर्भुज किसे कहा जाता है, चतुर्भुज हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज मतलब क्या, चतुर्भुज हम किसे कहेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों जो कोई यहाँ पर एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, इस प्रकार की चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है जो विकर्ण है अंदर के, उनको पल भर के लिए आपको भूल जाना है। तो यहाँ पर जो चार भुजाएं हैं, इन चार भुजाओं, इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग ये डायग्राम निकाल सकते हैं छोटी सी। ठीक है, इस प्रकार से चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर विकर्ण भी निकाले गए हैं। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ये उसकी डेफिनेशन थी दोस्तों। ठीक है, चतुर्भुज की ये परिभाषा थी कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो कि आपको यहां पर दी जाएगी। सबसे पहली बात यहां पर दोस्तों, इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार से पढ़ सकते हो, या फिर चतुर्भुज ए डी सी बी इस प्रकार से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो है, यहां पर बिंदु ए, बिंदु डी, बिंदु सी और बिंदु बी, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है। तो दोस्तों यहां पर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, ये सभी इस चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स है, जिन्हें वर्टेक्स कहा जाता है। तो ये सभी दोस्तों क्या है, यहां पर शीर्ष बिंदु है, एक, ये दो, ठीक है, ये तीन और ये चार। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर चार शीर्ष बिंदु होते हैं, जैसे कि यहां पर आपको बताया कि यहां पर चार शीर्ष बिंदु होते हैं। तो दोस्तों इसके पश्चात दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ऐसी चार भुजाएं होती है। कोई भी चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष बिंदु होते हैं और चार दोस्तों यहाँ पर कोण होते हैं, एंगल होते हैं, ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इस प्रकार से बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके पश्चात रेख ए सी और रेख जो है यहाँ पर बी डी, चतुर्भुज के विकर्ण है। दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है ये डी और बी और ए और सी, ये दोनों भी जो है चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल। ठीक है, तो यहां पर ए सी और बी डी, ये दोनों भी जो है इस क्वाड्रिलेटरल के क्या है, डायगोनल्स है, मतलब विकर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो इसके पश्चात लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं दोस्तों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, 360 अंश जो है होता है, ये आपको समझ लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको चतुर्भुज से संबंधित एकदम बेसिक जानकारी जो कि यहाँ पर जो है दी गई है कि चतुर्भुज जो है वो चार भुजाओं से घिरा हुआ होता है, इसमें चार शीर्ष बिंदु होते हैं, इसमें चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं और सभी कोणों का माप जो है 360 डिग्री होता है। अब इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं और सभी प्रकारों के गुणधर्म क्या है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल किस सूत्र के आधार पर निकाला जाता है, ये सभी जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं और उन सभी प्रकारों के गुणधर्म क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा है समचतुर्भुज, तीसरा है आयत, चौथा वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, उसके बाद पतंग। इस प्रकार के 7 प्रकार है दोस्तों, और उन सभी 7 प्रकार के बारे में डिटेल जानकारी यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहा जाता है, यहां पर दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा
जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा ए वाली और ए वाली यदि जो है समांतर हो और सर्वांग सम हो, मतलब पैरेलल भी हो और जो है कॉन्ग्रेंट भी हो, उसको हम लोग दोस्तों समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आपको बताया गया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये समांतर भी है, पैरेलल भी है और सर्वांगसम भी है, मतलब कॉन्ग्रेंट भी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों भी समांतर है, क्योंकि ये आगे भी बढ़ाओगे आप तो कहीं भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। वैसे ये भी भुजा अगर आगे बढ़ाओगे दोस्तों तो ये काटने वाली नहीं है, इसी को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भुजा, ये दोनों भुजा ये समांतर भी है, सर्वांगसम भी है, साथ ही साथ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों भी सर्वांगसम भी है और समांतर भी है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने देखी दोस्तों, यहाँ पर आमने सामने की भुजा जो समांतर भी होती है, सर्वांगसम भी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि ये जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों कि इसके जो विकर्ण है, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि ये आधा भाग हो गया तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं दोस्तों आपको कि यहां पर जो है इसके विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये समांतर चतुर्भुज जो है जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है, इस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, मतलब समान होते हैं। ठीक है, ये वाला कोण इससे सर्वांगसम होगा, मतलब अगर ये 70 डिग्री का है दोस्तों, ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा, मतलब आमने सामने के कोण दोस्तों यहाँ पर सर्वांगसम होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी दोस्तों यहाँ बता दे रहा हूं, उसका चौथा गुणधर्म क्या है। जो इसके पश्चात दोस्तों एक लास्ट प्रॉपर्टीज ये है कि यहाँ पर यदि जो है ये दो कोणों जो है, दो कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है जिन्हें, या समपूरक कोण कहा जाता है, तो जो संलग्न कोण होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी मिला कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएगा। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये 110 का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम दोस्तों ये भी जो है 110 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, ये आपको समझ लेना है, समपूरक कोण। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समांतर चतुर्भुज जो है उसके गुणधर्म बताए गए। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या, उसके गुणधर्म क्या क्या है वो आपको बताएगी कि इसके आमने सामने की भुजा समांतर और सर्वांगसम होती है। दूसरी बात, इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समान होते हैं। तीसरी बात, इसमें विकर्ण जो है समान समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी ये बताएगी दोस्तों कि इसके जो कोण है, संलग्न कोण जो है वो 180 डिग्री के होते हैं, मतलब समपूरक कोण होते हैं, मतलब समपूरक कोणों की एक जोड़ी होती है। इतना आपको समझ लेना है। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर यदि आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो, मतलब परिमिति निकालना हो, पैरामीटर निकालना हो, तो आपको फार्मूला यूज करना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई तो आपको यहां मिल जाएगी, लंबाई मतलब इसको आप लंबाई ले लोगे, बट आप कैसे डिसाइड करोगे यही लंबाई है और यही चौड़ाई है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है, अगर आपको जो है समांतर चतुर्भुज की अगर ऊंचाई आपको निकालना है, ठीक है, या लंबाई निकालना है या चौड़ाई निकालना है, कैसे निकालोगे, तो दोस्तों आपको जो है यहां पर देखो इस प्रकार से भी आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसकी लंबाई मिल गई और ये ऊंचाई मिल गई, तो इस प्रकार से आपको जो है मिल जाएगी। या फिर दोस्तों आप यहां पर भी देखो इस प्रकार से आप यहां पर इसकी हाइट निकाल सकते हो, ये h निकल जाएगा। या फिर दोस्तों यहां पर भी आप इसकी हाइट निकाल सकते हो, इस प्रकार से आप इसकी हाइट निकाल सकते हो, ये आपको h मिल जाएगा। इतना डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों आपको दी जा रही है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, किधर से भी आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। ये जितना भी ये डिफरेंस है दोनों भी, ये जो समांतर जो रेखा है इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वही उसकी हाइट हो जाएगी, और इसका जो बेस है दोस्तों ये उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से परिमाप यदि निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करना है तो आपको उसका परिमाप मिल जाएगा। अब इसके बच्चा दोस्तों क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको आधार तो मिला हुआ है, क्योंकि जिसके ऊपर जो रेखा लंब होती है, जिसके ऊपर लंब होता है तो वो जो है आधार होता है, और ये है आपको हाइट मिल चुकी है। ठीक है, इसको हाइट बोलेंगे, h मतलब हाइट, आधार मतलब ये बेस, ये दोस्तों आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको बी लिख सकता हूं, तो ये बेस और ये आपकी हाइट। इस प्रकार से दोस्तों आप परिमाप क्षेत्रफल भी
निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज बताएगी और उस प्रॉपर्टीज के आधार पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, उसका परिमाप और क्षेत्रफल भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसीलिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो लिख के दी जा रही है, ताकि आप जो है जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपकी पूरी कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगी। और ध्यान दोस्तों, यदि आपको परिमाप निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके फार्मूले भी यहाँ पर दिए गए हैं कि परिमाप निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो क्षेत्रफल मतलब आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसको मान लेना है दोस्तों, और हाइट जो है एच मतलब ये हाइट दी हुई है, वो आपको हाइट मान लेना है, मतलब ऊंचाई मान लेना है। तो आप बड़े आसानी से उसका क्षेत्रफल और परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं कि समचतुर्भुज रोम्बस किसे कहा जाता है, कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो। यहां देख रहे होंगे दोस्तों इस डायग्राम में ये चारों भुजाएं, ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सभी जो है ये समान है दोस्तों, ठीक है। तो चारों भुजाएं समान हो और सम्मुख कोण बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, रोम्बस कहते हैं। अब दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो भी और देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताया दोस्तों कि इसके सम्मुख कोण जो है, मतलब ये वाला कोण यदि 80 डिग्री का है दोस्तों, तो ये भी जो है 80 डिग्री का हो जाएगा। मतलब इसके सम्मुख कोण दोस्तों क्या होते हैं, ये सर्वांगसम होते हैं, मतलब समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब उसके पश्चात एक चीज और भी बता दे रहा हूं दोस्तों, इसमें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड नंबर की, कि इसके जो संलग्न कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। यदि ये 80 डिग्री का है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री का, ठीक है, ये हो जाएगा 100 डिग्री का। और दोस्तों साथ ही साथ ये वाला कोण जो है ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से चारों कोणों का माप जो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर ये जो संलग्न कोण है, ये संलग्न कोण जो है समपूरक कोण होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताया आपको, इसके पश्चात जो गुणधर्म है दोस्तों ये है कि इसके विकर्ण जो है, ये विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये याद रखना, देखो समकोण तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समकोण पर ये समद्विभाजित करते हैं। जैसे यदि आपको जो इसकी परिमिति निकालना है और जो 4 इंटू भुजा ये दिया हुआ है, इस भुजा का माप दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसका नहीं दिया है, तो यदि जो है दोस्तों आप इसका विकर्ण निकाल लेते हो तो बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, इस समचतुर्भुज की यहां पर आप दोस्तों बड़े आसानी से परिमाप निकाल सकते हो, परिमिति निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और भी याद रखने वाली है कि इनके सभी कोणों का माप जो है 360 डिग्री होता है। अब समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब समचतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है दोस्तों, ठीक है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समान है, इसीलिए समचतुर्भुज को हम लोग और एक नया नाम दे सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसके पश्चात दोस्तों यहां पर यदि इसका परिमाप आपको निकालना हो, परिमाप निकालना हो मतलब परिमिति यदि निकालना हो, तो इसकी चारों भुजाओं का जो है क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू भुजा, एक भुजा को जो है 4 से इंटू कर दो तो आपको इसका परिमाप मिल जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि आधार गुना ऊंचाई। जैसे कि समांतर आपने क्या किए थे, यहाँ पर हाइट निकाल ली थी, इस प्रकार से भी आप हाइट निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये भी हाइट है। यदि यहाँ पर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कहीं पे भी इसकी आप हाइट निकाल सकते हो। और जिसपे ये लंब होता है वो नीचे वाला इसका बेस जो है वो आधार हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो ऊंचाई गुना लंबाई जो है ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बट दोस्तों यदि ठीक है, अगर आपके पास ऊंचाई दी हुई है, आधार दिया हुआ है, तो आप ऐसा करोगे। बट यदि आपको विकर्ण का जो है माप दिया हुआ है और बोला गया आपको कि इसका क्षेत्रफल निकालो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, विकर्ण का माप दिया हो, तब जो है दोस्तों आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। मतलब इन दोनों विकर्ण का जो है गुना करना है और उसको जो है दोस्तों इंटू 1/2 कर देना है, तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से समचतुर्भुज के बारे में हमने पढ़े दोस्तों। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या पढ़े कि इसकी सभी भुजाएं समान होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़े कि इसके आमने सामने के कोण जो है वो समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़े कि इसके संलग्न कोण जो है 180 डिग्री के होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज पढ़े कि इसमें जो है इसको समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टीज ये पढ़े दोस्तों कि यहाँ पर जो है
समकोण पर जो है ये क्या कर रहे हैं, दोनों भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात पढ़े दोस्तों कि यदि इसका परिमाप निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है 4 इंटू भुजा, और यदि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना ऊंचाई। यदि इसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है, किसी भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है और विकर्ण की लंबाई दी हुई है और कहा गया कि क्षेत्रफल निकालो, तब दोस्तों आपको जो ये फार्मूला यूज कर लेना है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। दोस्तों इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि बड़े आसानी से जो है आप इस प्रॉपर्टीज को जो है बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में डाल ले, ताकि जब भी एग्जाम हो ये प्रॉपर्टीज के बेस पे चतुर्भुज पर आने वाले सभी प्रश्नों का आंसर आप 100% दे सकते हो, और आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर 100% राइट भी हो जाएगा। तो इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आयत जो है रेक्टेंगल मतलब क्या। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है और सर्वांग भी है और चारों कोण बराबर है, मतलब वो 90 डिग्री के है, तो हम उसे जो है दोस्तों आयत कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जो आयत की डायग्राम दी हुई है, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है और सर्वांग भी है। यहां पर ये भी भुजाएं समांतर भी है और सर्वांग भी है। ठीक है, अब उसके पश्चात जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएगी कि चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। मतलब आयत के चारों कोण दोस्तों ये 90 डिग्री के होते हैं। इसके पश्चात इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसका गुणधर्म ये है, यहाँ पर ये जो आयत है इसकी जो विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब समान भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर ये दोनों भी समान है, ये दोनों भी समान है, ये आपको समझ लेना है। अब इसके पश्चात की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि इसके संलग्न कोण जो है वो 180 डिग्री के होते हैं, मतलब और सम्मुख कोण, संलग्न कोण और सम्मुख कोण वो दोनों भी जो है समपूरक होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि एक जोड़ी होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इन दोनों कोणों का माप यदि मिलाते हो तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। यदि इसका जो माप और इसका माप यदि आप मिलाते हो तो भी आपको 180 डिग्री माप मिलेगा। इसका मतलब ये जो आयत है इसके सम्मुख कोण और संलग्न कोणों की जोड़ी वो समपूरक होती है, मतलब 180 डिग्री की होती है। इसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके सभी कोण जो है वो क्या होते हैं, संलग्न कोण समपूरक होते हैं। और इस प्रकार से सभी जो है यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज बताएगी। और इसके सम्मुख कोण जो है वो सर्वांग सम होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, ये भी आपको बताया गया। अब इसके पश्चात यहाँ पर ये जो भुजा है और ये भुजा, ये दोनों भी समांतर है, और ये वाली दोनों भी समांतर है और सर्वांग सम भी है। अब ये सभी प्रॉपर्टीज देख ली दोस्तों कि आयत की प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी चारों भुजाएं जो है मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण भी जो क्या होते हैं, समान होते हैं, और सभी कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी हमने देख लिए। और इसके संलग्न कोण जो है वो 180 डिग्री के होते हैं, मतलब समपूरक होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी दोस्तों। अब यदि मान लो आपको आयत का जो है परिमाप निकालना हो या परिमिति निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो आयत की परिमिति बराबर यहाँ पर फार्मूला है दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर दोगे तो आपको आपका परिमाप मिल जाएगा। यदि जो है इस आयत की दोस्तों आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, मतलब ये हाइट हो गई दोस्तों, इसको हम लोग हाइट मान लेंगे, ये हाइट हो गई। और ये हो गया दोस्तों इसका आधार, मतलब इसकी लंबाई। इस प्रकार से जो है इस आधार पे आप क्या कर सकते हो, इस चतुर्भुज का बड़े आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लंबाई गुना चौड़ाई ये दोनों भी आपके पास है, तो आप बड़े आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे कि यहाँ पर जो है आयत किसे कहा जाता है, आयत के गुणधर्म क्या है, आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, मतलब वर्ग के बारे में। ठीक है, कि वर्ग के जो गुणधर्म क्या है, वर्ग की परिभाषा क्या है, और वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। इसके पश्चात देखने वाले हैं कि स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, वर्ग के गुणधर्म क्या है, या फिर वर्ग का जो है परिमाप कैसे निकाला जाता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम वर्ग का जो है स्क्वायर की परिभाषा क्या है, कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान वह सभी कोण जो है उसके 90 डिग्री के हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सभी कोण जो है उसके यदि 90 डिग्री के हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सभी कोण जो है इसके 90 डिग्री के हैं, ठीक है,
ये सभी कोण 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पर जो है इसकी विशेषता क्या है, इसकी गुणधर्म क्या है दोस्तों, कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। चारों भुजाएं समान होती है और सभी कोण जो है दोस्तों उसके 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इतना भी याद रखना है कि वर्ग के जो है यहाँ पर चारों विकर्ण जो है वो समांतर होते हैं, समान होते हैं। चारों भी विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सभी भुजाएं समान होती है, जो कि आपको बताया गया। दूसरा, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया। सभी संलग्न कोण समपूरक कोण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी संलग्न कोण और सम्मुख कोण ये दोनों भी समपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं। उसके बाद विकर्णों की लंबाई जो है समान होती है। सभी संलग्न कोण समपूरक होते हैं। सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर समकोण पर जो है दोनों भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से इसकी गुणधर्म पढ़ लिए कि क्या क्या गुणधर्म है वर्ग के। जैसे कि आपको बताया गया कि इसकी सभी भुजाएं समान होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताएगी कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताएगी कि इसके संलग्न कोण और सम्मुख कोण वो सर्वांग होते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात दोस्तों चौथी चीज बताएगी कि इसके जो समपूरक कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। मतलब सम्मुख कोण और जो है संलग्न कोण ये समपूरक कोण होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं, ये बताया गया। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों वो समकोण में समद्विभाजित होते हैं और सभी विकर्ण जो है ये समान होते हैं। 1 2 3 4 ये जो भी जितने भी इसके भाग है वो सभी जो दोस्तों यहाँ पर समान होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ग के जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी गुणधर्म है वो आपको बताए गए। यदि वर्ग का दोस्तों आपको परिमाप निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है 4 इंटू भुजा, 4 गुना भुजा, मतलब यहाँ पर एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, चारों भुजाओं का योगफल, मतलब क्या हो जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा, परिमिति हो जाएगी, पैरामीटर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल मतलब एरिया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी वर्ग का जो है अगर आपको एरिया निकालना है तो उसमें यहाँ पर आपको भुजा गुना भुजा, ठीक है, ये ले लेना है, भुजा गुना भुजा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ले लेना है तो आपको यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखी कि वर्ग जो है, वर्ग के गुणधर्म क्या है, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल आप किस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो, ये आपको बताया गया। अब इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलंब चतुर्भुज और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ये दोनों भी कंसेप्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसे ट्रेपेजियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर हो उसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। एक भुजाओं की जोड़ी मतलब कौन सी, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये दोनों सामने आमने सामने वाली भुजाएं जो है दोस्तों ये क्या है, समांतर है। मतलब दोस्तों इनको यदि आप आगे बढ़ाओगे ऐसे तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पर इसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक जोड़ी जो है वो क्या होती है, समांतर होती है, सर्वांगसम नहीं होती है, समान नहीं होती है, तो समांतर होती है, पैरेलल होती है, इतना याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाली जोड़ी क्या पैरेलल है या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यदि आप इसको इस प्रकार से बढ़ाओगे आगे की तरफ तो ये दोस्तों एक दूसरे को क्या कर लेगी, इधर आगे की ओर क्रॉस कर लेगी, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, और इसीलिए दोस्तों इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में दोस्तों आपको इसके और भी गुणधर्म क्या है। समलंब चतुर्भुज का पहला गुणधर्म तो हमने देख लिया कि इसकी आमने सामने की सम्मुख भुजा जो है कि एक जोड़ी, सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी क्या होती है, वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके विकर्ण जो है, ये विकर्ण क्या होते हैं, इसके दोनों भी विकर्ण ये सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम मतलब समान होते हैं। जैसे कि विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, देखो यहाँ पर उसके गुणधर्म लिखे हुए हैं कि विकर्ण जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, इसके समान होते हैं। अब यहाँ पर ये जो दूसरी भुजा जो होती है दोस्तों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आपको इसके बारे में बता दूं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान होती है, मतलब सर्वांगसम होती है। ये दोनों भुजाएं क्या होती है, सर्वांगसम होती है। यहाँ पर लिख देता हूं सब दोस्तों, सर्वांगसम, ये सर्वांगसम होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो विकर्ण जो होते हैं दोस्तों इसके, तो विकर्ण भी सर्वांगसम होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं, इसके सर्वांगसम होते, समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब दोस्तों इसी चतुर्भुज को, ये जो समलंब चतुर्भुज है, इसी को समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, सर्वांगसम है, समांतर है, समान है।
और इसी वजह से ये दोनों भुजाएं दोस्तों क्या है, समान है, मतलब सर्वांग सम है, समांतर नहीं है, बट ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है, इसलिए इसको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी कहा गया है। तो इतना आपको याद रखना है कि ये समलंब चतुर्भुज है, साथ ही साथ ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी है, क्योंकि इसकी ये दोनों भुजाएं क्या है, ये दोनों भुजाएं इसकी समान है, ठीक है, समांतर नहीं है, समान है, सर्वांग सम है, और इसी वजह से इसको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया कि इसकी जो है एक जोड़ी जो होती है, आमने सामने की एक जोड़ी क्या होती है, वो समांतर होती है, ठीक है। ये जो मैंने दिखाया है ये समांतर का है, मतलब यहाँ पर जो है ये समांतर मतलब सर्वांग सम नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर समांतर मतलब आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर मतलब ये पैरेलल है, ऐसा यहाँ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये क्या है, दोनों भी सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब उनकी जो लंबाई है वो समान है। अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में दोस्तों इसकी हाइट मतलब इसके ऊपर डाला गया लंब, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये डाला, ये नीचे आधार पर डाला गया लंब जो है दोस्तों, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। ये 90 डिग्री का जो है कोण तैयार करता है। और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये भी इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि सेम रहेगी, ठीक है। ये हाइट और ये हाइट दोनों भी सेम रहेगी, क्योंकि भी हाइट है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है। अब जब ये 90 डिग्री है दोस्तों, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। अब इसके पश्चात यहां पर आपको ये भी बता दूं, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होता है, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर आप हाइट निकाल रहे हो, आप हाइट निकालने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया है हाइट निकालने के बाद, ठीक है। अदरवाइज ये कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होता है, मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है, इतना आपको समझ लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइट निकालने के बाद हमको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण मिल जाता है। अगर यहाँ पर भी मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण मिलता है, बट हमको इससे यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो कोण है 90 डिग्री से अधिक है। अब इतना याद रखना है कि इसके जो संलग्न कोण होते हैं, संलग्न कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या होंगे, समपूरक होते हैं दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। और जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएंगे, मतलब 180 डिग्री के हो जाएंगे, और टोटल सभी कोण मिलाए तो वो 360 डिग्री के ये कोण हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको समलंब चतुर्भुज के सभी गुणधर्म बताए गए, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि समलंब चतुर्भुज को ही हम लोग समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं जब ये भुजाएं दोनों समान हो तब, ठीक है। अब इसका यदि मान लो दोस्तों आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल यदि आप कर देते हो तो बड़े आसानी से आप परिमाप निकाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको हाइट दी होंगी, यहाँ आधार दिया होगा, या तो कोण का माप दिया होगा, तो उसके आधार पे आपको विकर्ण की जो है दोस्तों क्या बोलेगा, लंबाई निकालने के लिए बोलेगा, और उसी के आधार पे आप क्या कर सकते हो, परिमाप निकाल सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 90 डिग्री है और मान लो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और दोस्तों यहाँ विकर्ण दिया है 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर एग्जाम्पल में ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का प्रमेय क्या होता है, 30, 60 और 90 डिग्री का जो त्रिभुज का प्रमेय है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण की आधी हो जाती है, मतलब ये 6 हो जाएगी, ठीक है। और 60 डिग्री के जो आगे वाली भुजा जो है वो विकर्ण के √3 जो है √3/2 हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और 90 डिग्री के आगे वाली जो विकर्ण है वो आपको पता है, इसके आधार पे हमने ये दोनों भुजाएं निकाल ली अगर विकर्ण पता है तो। दोस्तों इसके बाद हम इसके ऊपर एग्जांपल्स लेने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा किस प्रकार के एग्जांपल जो है आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, मैं सब कुछ यहाँ कवर करने की कोशिश किया है कि सभी गुणधर्म क्या है, सभी प्रकार के जो चतुर्भुज है उनके गुणधर्म क्या है, वो सभी जो दोस्तों यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइट कैसे निकालना है, विकर्ण कैसे निकालना है, या समलंब चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं वो भी आपको बताया गया। साथ ही साथ आपको ये बताया गया दोस्तों कि यहाँ पर जो ये दोनों भुजाएं जो होती है वो भी सर्वांगसम होती है, ये भी यहाँ बताया गया। समलंब, क्योंकि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी इसको माना गया है, तो ये यहाँ पर दोनों समान होने पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों, और यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब समलंब चतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल। तो समांतर मतलब क्या, समांतर मतलब जो पैरेलल होती है उसको बोलेंगे हम लोग। तो समांतर भुजाओं का योगफल, ठीक है, भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई, मतलब ये हाइट जो मैंने निकाला है दोस्तों, ऐसा आप कर देते हो तो आपको आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से दोस्तों आप समलंब चतुर्भुज पर आधारित
जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनका आप आंसर दे सकते हो, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखेंगे हमारा लास्ट जो चतुर्भुज का प्रकार है पतंग, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अभी इसके पश्चात देखेंगे कि पतंग जो है किसे कहा जाता है, और पतंग जो है वो जो चतुर्भुज होता है जिसे पतंग कहा जाता है उसकी गुणधर्म क्या है, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है। दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं कि चतुर्भुज का जो आखिरी प्रकार है पतंग, काइट, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि पतंग हम लोग किसे कहेंगे। तो क्या बोला है दोस्तों, जिस चतुर्भुज की आसन या सटे हुए भुजाओं के दो जोड़े बराबर हो उसे हम लोग पतंग कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, मतलब ये दोनों भी सटी हुई भुजाएं हैं जो कि समान है। तो ऐसे जो है चतुर्भुज को हम लोग पतंगाकृति कहते हैं दोस्तों, या काइट कहते हैं, ठीक है। अब इसके गुणधर्म क्या है वो देख लेते हैं कि इसकी सटी हुई भुजाएं क्या होती है। पहला गुणधर्म, इसकी सटी हुई भुजाएं वो समान होती है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि इसकी एक जोड़ी, इसके चार कोनों की दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी बोलेंगे हम लोग, दो कोनों की एक जोड़ी ऐसी होती है जो सर्वांगसम होती है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला कोण दोस्तों और ये वाला कोण दोनों भी समान है, सर्वांगसम है। देखो सम्मुख कोनों के मापों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है, मतलब ये वाले सर्वांगसम होते हैं बट ये होते क्या नहीं, जितने का ये रहेगा, जैसे कि ये मान लो 130 डिग्री का है तो ये भी 130 डिग्री का ही हो जाएगा, बट दोस्तों ये सर्वांगसम नहीं होंगे, इतना आपको समझ लेना है। अब इसके विकर्ण जो है दोस्तों एक दूसरे को ये समकोण पे द्विभाजित करते हैं, मतलब दो भागों में बांटते, समद्विभाजित नहीं, द्विभाजित मतलब दो भागों में बांटते, समान दो भागों में नहीं बांटते हैं बट समकोण पे बांटते दोस्तों, मतलब ये 90 का एंगल यहाँ पर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पतंगाकृति की प्रॉपर्टीज बताएगी कि इसकी सटी हुई भुजाएं समान होती है, इसके एक दो कोण ऐसे होते हैं जिनकी जोड़ी जो है वो सर्वांगसम होती है, ठीक है, सम्मुख कोणों की जोड़ी सर्वांगसम होती है, सभी कोणों का माप तो 360 डिग्री होता है, आपको पता ही है चतुर्भुज के सभी कोणों का माप 360 डिग्री होता है। और एक प्रॉपर्टीज बताएगी कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है समकोण पर जो द्विभाजित करते हैं, समकोण पर द्विभाजित करते हैं, ये आपको समझ लेना है। ये सभी जो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज है पतंगाकृति की। अब यदि मान लो इस पतंग का आपको परिमाप निकालना हो तो उसका फार्मूला है दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके आधार पर दोस्तों आपको इसका क्या कर लेना है कि इसके आधार पर आपको इसका परिमाप निकाल लेना है। अब दूसरा है क्षेत्रफल, यदि आपको निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको जो फार्मूला यूज करना है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। मतलब यदि दोस्तों यहाँ पर भुजाओं का माप नहीं दिया हुआ है और आपको बोला कि क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, तो 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल जो है आपको ले लेना है, ठीक है। तो विकर्ण का गुणनफल मतलब ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, इन दोनों का गुणनफल आपको ले लेना है, इंटू 1/2 करोगे तो आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझे कि चतुर्भुज जो है मतलब क्या, उसकी विशेषताएं क्या है। उसके पश्चात हमने देखे कि चतुर्भुज के 7 प्रकार होते हैं और सातों प्रकार जो है उसके अलग अलग गुणधर्म क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़े दोस्तों। साथ ही साथ उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये सभी जो है इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स आपको डाल देना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ दोस्तों और भी ऐसे कोई टॉपिक होंगे जिसे आपको समझना हो तो आप वो टॉपिक भी जो है कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो जो है बनाई जाएगी। और दोस्तों यदि इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।